ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 107। समर्थ सत्ता को देखें, सुने, प्राप्त करें। न्यूरोसाइक्रेटिक संस्थान कैलिफोर्निया के डायरेक्टर प्रोफेसर क्रेग को नियेशन नाम की एक ऐसी महिला की जानकारी मिली जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वह किसी भी अज्ञात व्यक्ति की कोई भी वस्तु स्पर्श करके उसके संबंध में गोपनीय से गोपनीय बातें बता देती हैं। न केवल अतीत अपितु वर्तमान और भविष्य संबंधी उनके उद्घोष सर्वथा सत्य पाए गए। विज्ञान ने दूर से दूर स्थान से शीघ्रतम संदेश के टेलीफोन, बेतार के तार, माइक्रोवेव यंत्र बनाए तो हैं। ऐसे यंत्र भी बने हैं जो ऋतु और उसमें परिवर्तनों की कुछ भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, किंतु संसार के अरबों व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति के अज्ञात, विश्वसनीय और गोपनीय भूत व भविष्य का सत्य उल्लेख विज्ञान के लिए एक चुनौती है। इसका अर्थ तो स्पष्टतः आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के उस तत्व की खोज होनी है जिसके बारे में उन्होंने यह कहा था कि यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति से भी अधिक वेग ले सकती हो तो उसे अपने स्थान से चलकर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा आने में ऋण समय लगेगा। अर्थात यदि वह अपने स्थान से 21 नवंबर 1995 को चलती हैं तो ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वह 20 नवंबर 1995 को ही उसी स्थान पर आ जाएगी। यह स्पष्टतः आत्मा या परमात्मा की ही विशेषता हो सकती है। अतएव प्रोफेसर क्रेग ने घटना की विस्तृत शोध का निश्चय किया। उन्होंने श्रीमती नियेशन को एक बंद कमरे में रखा और एक उनके सर्वथा अजनबी व्यक्ति की एक वस्तु दी। उस वस्तु को हाथ में लेते ही उन्होंने उस व्यक्ति का न केवल नाक नक्शा अपितु उसके पूर्व जीवन की अनेक घटनाएं यों कह सुनाई मानो वे चलचित्र में सब देख रही हैं। कुमारी एडम नामक एक अन्य लड़की की अतीन्द्रिय क्षमता के बारे में भी प्रोफेसर क्रेग ने लिखा है कि वह सूंघकर, टेलीफोन पकड़कर दूरवर्ती वस्तुओं को ऐसे बता देती थी मानो वह सामने पड़ी पुस्तक पढ़ रही हो। इन घटनाओं का उल्लेख करने के बाद प्रोफेसर क्रेग ने लिखा, परामनोविज्ञान ने 1. दूरानुभूति 2. क्लेसरवापेंस 3. दूरदृष्टि 4.
विचार संचालन यानी कि टेलीपैथी संबंधी अन्य घटनाओं की प्रामाणिक खोजें की हैं, उनसे मनुष्य की विलक्षण अतीन्द्रिय क्षमता का पता चलता है कि घटनाओं को इनमें से किसी भी कोटि में नहीं रखा जा सकता। यदि कोई ऐसी शक्ति जो भूत भविष्य को एक ही बिंदु पर देख सकती हो, वह शक्ति आत्मा की या परम सत्ता ही हो सकती है। विज्ञान उसे जुठला नहीं सकता। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर फर्डिनेंड वान न्यूट्राइट को उनके एक सहयोगी ने बताया कि ल्यूथीनियन लड़का किसी भी भाषा का कितना ही बड़ा वाक्य, गद्य अथवा पद्य आप कहें, बच्चा उसी भाषा में ऊर्ध्व विराम पूर्ण विराम सहित दोहरा देता है। यही नहीं, आप बोलना प्रारंभ करें तो वह स्वयं भी वही शब्द उसी मोड़ और लचक के साथ इस तरह शब्द से शब्द मिलाकर बोलता चला जाता है मानो उसे स्वयं ही वह पाठ कंठस्थ हो। डॉक्टर फर्डिनेंड ने कहा, संभव है वह होठों की हरकत से उच्चारण पहचानने में सिद्धहस्त हो, सो उन्होंने स्वयं जांच करने का निश्चय किया। उन्होंने उस बच्चे को एक कमरे में और दूसरे व्यक्ति को दूसरे कमरे में बैठाकर उसे कई भाषाएं बदल बदल कर लगातार बोलने को कहा। दोनों कमरों में माइक एक सामने के कमरे में लाकर रखे गए, जिसमें डॉक्टर फर्डिनेंड स्वयं बैठे। प्रयोग प्रारंभ हुआ तो वस्तुतः आश्चर्यचकित रह गए कि लड़का एक दो भाषाओं का तो ज्ञाता हो सकता है, पर वह तो किसी को भी लाकर खड़ा करने से उसकी भाषा दोहरा देता था। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना पढ़े हर विद्या में निष्णात होना ऐसा किसी भी पार्थिव या भौतिक सिद्धांत से संभव नहीं। उन्होंने माना कि स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म की शक्तियां और क्षमताएं अधिक अलौकिक हैं, जो भौतिकी बायोलॉजी सब से परे हैं। इन साक्षियों में तो उस तत्व का मृत्यु के उपरांत भी जीवित बने रहना संभव है, क्योंकि किसी भी भूत की जानकारी का अर्थ ज्ञाता की उपस्थिति अनिवार्य है। अभी तक इन बातों को इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक मानता था, किंतु अब उनकी वास्तविकता पर कतई संदेह नहीं रहा। जीवशास्त्री कैरिंगटन ने लिखा है, जब तक मैं इस घटना से दूर था, तब तक धर्म और अध्यात्म के प्रति मेरी मान्यताएं बड़ी निर्जीव और निर्बल थी, किंतु इनटू ब्रैकेट उक्त घटना का उल्लेख करते हुए ब्रैकेट कंप्लीट, जब मैं अपनी प्रयोगशाला से लौट रहा था, मुझे एकाएक सामने से आता हुआ मेरा मित्र इलियट दिखाई दिया। मैं सहमा। आंखें मिली ही नहीं थी कि मुझे लगा कि कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा। इलियट की मृत्यु हुए 3 माह
हो चुके थे। मैं उसकी शव यात्रा में स्वयं रहा हूं और इन्हीं आंखों से दफन होता देखा है कि फिर इलियट यहाँ। वैज्ञानिक के नाते मैं भ्रम पर ही विश्वास कर रहा था। मुझे डर नहीं था। तभी क्षीण से आवाज सुनाई दी, मित्र, मेरी पत्नी आर्थिक तंगी का जीवन जी रही है। मैंने उसके लिए $1,00,000 जोड़कर अमुक तहखाने में रखे हैं, जिसकी चाबी गुप्त रूप से अमुक स्थान पर छिपी है। वह आप उसे चुपचाप बता दें। आपसे अधिक विश्वास पात्र कोई और नहीं, इसलिए यह बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसा लगा जैसे पानी में पड़ने वाला नंगा प्रतिबिंब लहर आ जाने से हौले हौले ओझल हो रहा हो। मैंने उस सूक्ष्म अस्तित्व को अनुभव किया, सुना, स्पर्श किया और वह मेरे सामने ही धुल गया, यानी कि मेल्टेड। इसे भ्रम यानी कि इल्यूजन भी मान लेता, पर उन कही हुई बातों की सत्यता पर अविश्वास करूं तो अपने आप से धोखा होगा। लगता है इससे प्राणी शास्त्र में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। पदार्थ का शक्ति और शक्ति का पदार्थ में इच्छाभूत परिवर्तन व पंजीकरण की इस घटना से तो यही लगता है कि अतीन्द्रिय तत्व बहुत अधिक समर्थ हैं। इससे मरणोत्तर जीवन तो प्रमाणित होता ही है। नैतिकता का धर्म सम्मत सिद्धांत पुष्ट होता है। आज भौतिकता की बाढ़ आ गई है। उसने नैतिकता को मानवीय दुर्बलता माना है, पर अब यह लगता है कि मनुष्य की मनुष्यता, नीति, सदाचार और उसकी परमार्थ परायणता आदि शाश्वत महत्व रखते हैं। इनको व्यावहारिक और सामयिक लाभ समाज की सुख शांति और व्यवस्था के रूप में गौण हैं। पारलौकिक जीवन में उनका मूल्य और महत्व और अधिक सिद्ध होता है। केप टाउन में एक बिल्डिंग इंजीनियर वान वांडे के बारे में कहा जाता है कि समय उनकी इच्छा से चलता है। ज्ञात नहीं रहस्य क्या है, किंतु वे सोने जा रहे हों और आप कहें, महोदय आप 8 बजे सो रहे हैं, पर जागिए आप ठीक 12 बजे 7 मिनट 59 सेकंड पर, और आप घड़ी लेकर बैठ जाइए। क्या मजाल कि उनकी नींद एक भी सेकंड आगे पीछे टूटे। परीक्षण के लिए उन्हें कई दिनों तक किसी से न तो मिलने दिया गया, उनकी घड़ी भी छीन ली गई। एक टूटी घड़ी रखकर उसकी चाबी घुमाकर 8 बजे का समय लगा दिया गया और प्रातः काल 8 बजे सोने को कहा गया और सायंकाल 8 बजे जगने का आग्रह किया गया, और तब भी जब उनकी नींद टूटी तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ठीक 8 ही बजे थे।
बिना किसी संकेत, और वह भी सुषुप्त अवस्था में समय का ज्ञान इस बात का प्रमाण है कि उस स्थिति में भी घटनाएं चलती रहती हैं, क्योंकि समय कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, वह घटनाओं का सापेक्ष माप मात्र है। डॉक्टर कैमिले फ्लेमेरियन लिखते हैं, बिना इंद्रिय सहयोग दूर से कार्य करने की क्षमता से ओतप्रोत होना आश्चर्यजनक बात है। यह नहीं छिपाना चाहिए कि उपरोक्त प्रकार की घटनाएं अज्ञात लोक में प्रवेश करती हैं। इस संदर्भ में और विस्तृत जानकारियों की अपेक्षा है, ताकि आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व एवं उसकी अलौकिक क्षमताओं की ओर भी अधिक सार्थक जानकारियां उपलब्ध हो सकें। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा आत्मा और परमात्मा की अनुभूति किन्हीं संस्कारवान आत्माओं को पूर्व जन्मों में की गई साधनाओं के पुण्य स्वरूप हो सकती हैं, किंतु सर्वसाधारण उसका लाभ नहीं ले सकता। इसलिए भारतीय तत्वदर्शियों ने उस क्रिया विज्ञान की खोज की जिसे योग साधना कहते हैं। भले ही आत्मसत्ता अशरीरी अतीन्द्रिय चैतन्य मन से भी परे हो, पर अंततः वह अपने भौतिक शरीर में भी तो निवास करती हैं। दूर के देव दर्शन दुर्लभ हो सकते हैं, किंतु अपने ही भीतर बैठे अधिदेव की प्राप्ति असंभव कैसे हो सकती है। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, मनोयोग आदि यौगिक क्रियाएं क्रमशः शरीर की चंचलता पर विजय, मन की एकाग्रता, प्राणों पर नियंत्रण करते हुए अपना अहंकार उसी तत्व में घुल जाता है और तत्वमसि अर्थात जो तत्व वह है वही मैं हूँ के रूप में विकसित हो जाता है। भौतिकीय सत्ता से परे चेतना के अस्तित्व को इन वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है और माना है कि वह सर्वसमर्थ सत्ता है। दूरदर्शन, दूर अनुभूति, विचार संचालन जैसी सामर्थ्य उसके नन्हे नन्हे खेल हैं। वह इन सब से भी अधिक अति समर्थ एवं सर्वव्यापी चेतना है। उसे देखें, सुनें और उसी को प्राप्त कर अपनी क्षुद्रता मिटाएं, यही मनुष्य जीवन का ध्येय है। उसे प्राप्त करने में ही उसकी सार्थकता है। पाठ 107 समाप्त।